यूं तो शिक्षा जगत में लोग अपनी प्रतिभाओं को और अपनी कार्यकुशलता को चमकाते हैं, पर आज हम बात करते हैं महाराजगंज जनपद के ऐसे शिक्षक की जो अपने जीवन के साथ साथ अपने खुद के जीवन को तो निखारने का काम किए ही किए हैं, साथ ही साथ शिक्षा जगत में कई ऐसे आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर इन्होंने दिए हैं। जो कहा जाता है कि एकानम श्रीविक्रम पुष्पे तेन सुगंधिता वसंत बरवस सुपत्र कुल यथार्थ। इस प्रकार एक वन प्रांत में एक सुगंधित पुष्प पूरे वन को सुगंधित कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक कुल में पैदा हुआ एसपी हो या डीएम हो, उसके खुशबू से पूरा कुल और शहर और पूरा देश महक उठता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रणी, आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क न्यूज। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए नवजीवन स्कूल के टीचर मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी, जिस समय महाराजगंज जनपद अपने अस्तित्व में आया, कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर सन 1989 को महाराजगंज जनपद अपने अस्तित्व में आया है। उसी सन में ही सर ने शिक्षा कार्य आरंभ किया है। तो सर, आपने जब महाराजगंज अपने अस्तित्व में आया तो अपने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जी, तो तब से लेकर अब तक क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और कुछ हमसे जानकारी लेने की चेष्टा की। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सन 1989 में मैं 10वीं का छात्र था। तो उस समय मेरा टीचिंग का या पढ़ाने का कोई वैसा वो नहीं था, मुझे अपना करियर दिखाई दे रहा था, मैं अपनी पढ़ाई करता था। तो हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, तो वो कहते थे कि बाबू, हमारे 2 बच्चे हैं, आपके साथ बैठ जाया करेंगे, पढ़ लिया करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, भेज दीजिए। दोनों बच्चे मेरे पास आते थे और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में उनको भी पढ़ाता था। तो धीरे धीरे 1 महीना बीता। तो अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 महीने के बाद उस व्यक्ति ने मुझे 15 रुपए दिए थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1989 में उस 15 रुपए की क्या कीमत रही होगी। तो मुझे बहुत ज्यादा उत्साह मिला। फिर मैं उसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ करने लगा और अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं जो है बच्चों को ट्यूशन देने लगा। फिर मैं 10वीं पास किया, फिर हम जयपुरिया में इंटरमीडिएट पास किए और इंटरमीडिएट में मैं पढ़ ही रहा था, तब भी मैं होम ट्यूशन में प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। और यहाँ इसी फरिंदा बाजार में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि मेरे पढ़ाए हुए हैं, जो दिग्गज बिजनेसमैन हैं। मैं आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यदि वो देखेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। अच्छे बिजनेस के क्षेत्र में भी आए, अच्छी नौकरियां पाए, कई डॉक्टर्स बने, कई आईपीएस बने। सर, आपने 1989 में तो आपने शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया जी था। जी जी। लेकिन आज 2024 का लास्ट है, 25 लगने वाला है। जी जी जी। आज शिक्षा को लोग कमाई का जरिया बना लिए हैं। जी जी। तो क्या शिक्षा से कमाना उचित है? नहीं, मेरे समझ से तो शिक्षा से कमाना उचित नहीं। ये शिक्षा से कमाई आदिकाल में नहीं थी। शिक्षा एक, आप कह सकते हैं कि डिवोशन है। जो ये प्राइवेट स्कूल है, जो शिक्षण संस्थान है, जो प्राइवेट आपके तमाम कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, जी जी, ये महंगी फीस जी 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 आम थी। जो स्टूडेंट बेचारे गरीब हैं, जी जी, उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, जी। तो ऐसे में इस पे आपका क्या? जैसा कि आपने अभी बात उठाया कि गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा की बात, तो ऑलरेडी कोई भी प्राइवेट विद्यालय हो, बढ़िया से बढ़िया विद्यालय हो, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज सीटें आरक्षित कर रखी है, जिसमें कि हर साल, जैसे मैं जिस विद्यालय में इस साल कार्यरत हूँ, इस समय कार्यरत हूँ, उस विद्यालय में हर साल 25 से 30% आईटी स्टूडेंट का एडमिशन होता है। तो सरकार उसके लिए भी ध्यान दे रही है और प्राइवेट विद्यालय वाले भी पूरी कोशिश करते हैं, वो पूरा एडमिशन लेते हैं। और प्राइवेट विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। जैसा कि मैं कई लोगों से सुना हूं कि भाई, जो इस तरह के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है तो वो बच्चों का सेक्शन अलग हो, ये अलग हो, वो अलग हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। बल्कि विद्यालय के कोई भी अध्यापक ये नहीं जानने पाते हैं कौन सा बच्चा आरटीई का है या कौन सा बच्चा हमारा, ये आपके विद्यालय की गोपनीयता रहती है। जी, ये सिर्फ हमारे विद्यालय के जो अकाउंट सेक्शन के या जो लोग हैं, ऑफिशियल लोग, वही लोग जानते हैं कौन से बच्चे आरटीई हैं और कौन से बच्चे वैसे हैं। न तो कोई टीचर को जानता है, न कोई अदर स्टाफ जानता है। अगर शिक्षण ग्रहण एक
गरीब बच्चा करना चाह रहा है जी जी जी, और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं सर? सर विकल्प उसके लिए यही हो सकते हैं कि पहले तो आईटी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो आईटी का है, और दूसरे जो है कुछ मैनेजमेंट गरीब बच्चों को उनके टैलेंट के आधार पे मुफ्त शिक्षा प्रदान कराते हैं। यहाँ के जो भी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय जो भी हैं, उनके मैनेजमेंट जो है कराते हैं उपलब्ध। तो एक बच्चा टैलेंटेड है, आईक्यू लेवल उसका अच्छा है, बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट इस तरह के बच्चों को। महाराजगंज जनपद में तमाम ऐसे स्कूल चल रहे हैं। जी जी जी, अगर शिक्षण ग्रहण करने का अव्वल स्कूल पूछा जाए आपसे, तो आप किसको स्थान देंगे? देखिए सर, हम स्थान, ये तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैसा है, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन देखिए सर, कोई भी विद्यालय यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, विद्यालय, शिक्षा और किताबों, ये सब तुलना के योग्य नहीं है, इनकी तुलना नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। स्वैच्छिक इच्छा हो सकती है, ये स्वैच्छिक इच्छा हो सकती है, लेकिन ये शिक्षक की और एक पुस्तक की तुलना हम कभी नहीं कर सकते कि ये पुस्तक अच्छी है या वो पुस्तक अच्छी है, ये शिक्षक अच्छे हैं या वो शिक्षक अच्छे हैं। इनकी तुलना करना जो है बेईमानी होगी, राइट है। बट अगर जो आगामी जैसे एसपी और डीएम की जो परीक्षाएं, जो पदोन्नत की परीक्षाएं हैं, जी जी, उसमें कौन सा विद्यालय नंबर 1 पे रहेगा? अब फिलहाल इस समय देखिए, जो विद्यालय पुराने प्राइवेट रूप में चल रहे हैं, तो जैसा कि जिनका समय चलते हुए लगभग 22 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो विद्यालय आगे होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को पहले से ही निकालना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे विद्यालय आ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो वो भी अपना बेहतर दे रहे हैं, सारे विद्यालय दे रहे हैं। आज के समय में आप एक सफल शिक्षक के रूप में हैं, और आपने पठन पाठन के साथ साथ शिक्षा का भी कार्य स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने जीवन काल से, यानी पढ़ने से ही आपने शिक्षा भी देना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो नए जो युवक हैं, जो अपने आप को उभारना चाहते हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को उभारे और उनकी आमदनी भी बने रहे और समाज में उनकी साख भी बनी रहे? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही पहले जमाने में भी और आज भी शिक्षा देना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हम देखते हैं कि हमारे युवा वर्ग जल्दी इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं, जबकि उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए, उनके आगे के कैरियर के लिए मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूं, मैं अपना प्रिंसिपल बता रहा हूं कि यदि कोई भी विद्यार्थी जो अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य का साथ साथ करता रहे, तो नो डाउट कि वो भविष्य में बहुत ही सफल नागरिक बनेगा। हम तो नौकरी IAS IPS नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सफल नागरिक बनेगा, जो अपने शिक्षा लेने के साथ साथ अपने शिक्षा देने का भी काम करे। उसमें जैसे ये है, कोई बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, तो 7वीं 8वीं का कोई बच्चा है, उसको साथ में बैठा के पढ़ावे, तो फिर उसके भी ज्ञान का विस्तार होगा। और तो मैं आजकल के आज का ये बड़ी समस्या है कि जो नए युवक हैं, जी, जो वो शिक्षा, वो ड्रेस में आते हैं जी, और होटलों में चले जाते हैं। हाँ। अपने चकाचौंध में वो फंसते नजर आ रहे हैं। हाँ। और माता पिता अपने रोजी रोटी की कमाई में, चाहे वो ड्यूटी करते हो या व्यापार करते हो, उसमें व्यस्त रहते हैं। तो इस पे आपका क्या संदेश रहेगा? इसमें संदेश हमारा यही रहेगा कि इसके लिए देखिए, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम अध्यापक को तो जागरूक, हम लोग तो विद्यालय के अंदर जागरूक रहते ही हैं, साथ साथ में माता पिता का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। और हम उन माता पिता को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि कोविड काल में जैसे कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई, कुछ नेगेटिव भी हुई। तो कोविड काल में एक बड़ा, हम इसको गंदा अवसर कहते हैं, गंदा अवसर बच्चों को ये मिल गया, उनके हाथ में जो मोबाइल चला गया। हम आज भी, हमारे वहाँ एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो हमारे वहाँ ज्यादा पेरेंट्स की कंप्लेन यही रहती है कि सर मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है। तो मोबाइल तो हम खरीद के दिए नहीं है, तो इसमें अभिभावक को, गार्जियन को सख्त होना पड़ेगा, उनको सख्त निर्णय लेना पड़ेगा कि बच्चों को मोबाइल न उपलब्ध करवा। हम कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण मोबाइल को ही मानते हैं
जो हमको हमारे समाज को किसी और दिशा में ले जा रहा है। ये इसका डिमेरिट है। इसका मेरिट है, मोबाइल का जो मेरिट है, इसका लाभ 100 में से मान के चलिए 5 से 7% लोग उठा रहे हैं। बाकी जो है 93-95% लोग इसका गलत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों और छात्राओं की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी थे, जो एक सफल इंसान और सफल टीचर के रूप में महाराजगंज जनपद के फरिंदा कस्बे में जाने जाते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे पूर्वांचल नेटवर्क पर।